Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 6, the 3 order, part 7th. Please do like and subscribe my channel, share it with your friends so that you can get more further updates. तो अब हम बात कर रहे थे सामाजिक असंतोष, सोशल अनरेस्ट के बारे में कि इनकम ऑफ द लॉर्ड हैज़ दैट बैडली हिट। तो जितने की तरह के लॉर्ड आमदनी जितनों की भी थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। तो मजदूरी भी एक तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर प्राइस था यहाँ पर संबंधी मूल्यों की गिरावट हुई और उन लोगों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी जितने भी लोग थे तो वहाँ पर डबल वेजेस स्टार्ट कर दिए देना। तो जितने भी मनी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा और इसके बाद जितने भी किसान थे पीजेंट उन्होंने वॉयलेट किया कि हमें एक तरीके से पैसा नहीं मिल रहा है, हमें एजुकेशन हेल्ट हो रही है, हम परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं और हमारे घर में लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं और पैसा कम मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है। तो जितना भी 1358 से फ्रांस में, 1381 इंग्लैंड, तो जितना भी चीज़ें तरीके यहाँ पर स्थापित हो रहे थे विद्रोह और एक तरीके से लोग अपने इम्पोर्टेंस बता रहे थे इस समय कि किसका क्या विस्तार होना चाहिए। तो इस बात का संकेत था कि कृषि पिछली सदियों में लाभों से जितना भी यहाँ पर फ़ायदा होता था वो सब खत्म होने लगा। और अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे उनके पास सच में ही कुछ नहीं बचा था। तो मनी इकोनॉमी काफ़ी अधिक विकसित थी लेकिन ये एकदम से पलट गई। तो ये जो लॉर्ड थे जो विद्रोह कर रहे थे तो इन्होंने किसानों को भी पूरी तरीके से यहाँ बोला कि आप लौटिए विद्रोह से। तो लौटिए और वापस अपने काम पे जाइए और नई चीज़ें री इन्वेंट करिए। अब हम देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन की पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्पीयर पैरालाइज द सोशल प्रोसेस। तो राजनीतिक हालतों में तो हम मान सकते हैं कि सामाजिक जितनी भी क्रियाएं थीं तो वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन 16वीं सदी में जितने भी यूरोपियन शासकों ने अपने सैनिकों से जितनी भी शक्ति उनके पास थी या एनर्जी रिसोर्सेस ये सारे उन्होंने अपने नए शासक या हम कह सकते हैं न्यू मोनार्क में इन्वेस्ट करे। तो फ्रांस के 11th राजा बने मैक्सिमिलियन in Austria and Henry VI in England and Isabelle and Ferdinand in Spain were absolute ruler। तो अब इन लोगों के हाथों ये पूरा शासन था। Who started the process of organizing standing army, permanent bureaucracy and national taxation। तो इन लोगों ने एक तरीके से संगठन बनाया, सेनाओं की प्रक्रिया, स्थायी नौकरशाही या हम कह सकते हैं राष्ट्र पर प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिक्रिया शुरू करी। तो स्पेन और पोर्चुगीज़ ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार नई संभावनाओं की शुरुआत करी। तो 12वीं 13वीं सदी में हम ये देख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो भी वेस्टलेजेस थे, लॉर्डशिप्स थे, तो इनका सबसे अधिक विकास यहीं पर था कि धीमी गति में इन शासकों के एक तरह से प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अनेक नियंत्रण को बढ़ावा देने का यहाँ पर मौका था। तो शासकों ने समानताओं में अपनी सेना के लिए हम कह सकते हैं कि लेना देना भी यहाँ पर चालू कर दिया था। बंदूकें, बड़ी बड़ी तोपें ये सब बेचना चालू कर दिया था ताकि आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और सब देश पावरफुल बनते रहें। तो जितने भी हम देख सकते हैं रूलर यहाँ पर जो अपनी आर्मीज प्रोफेशनली यहाँ पर पावरफुल कर रहे थे या देख सकते हो क्वीन एलिजाबेथ वन है, ये इंग्लैंड में पिकनिक करने आई हैं सेंचुरी में। तो देखिए क्वीन बैठी हुई हैं, लोग इनको खाना परस रहे हैं। तो ये एक तरीके की पेंटिंग मोनार्क है आपके पेज में, पेज नंबर 149 में, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की कितनी खातिरदारी होती थी। तो जो न्यू मोनार्की थी इसका सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन पावर था। तो जितने भी शासक थे इधर सेनाएं थी, होने वाला जितना भी अतिरिक्त प्रतिबंध यहाँ पर था
तो हम कह सकते हैं राज्य सत्ता के विरोध में देखिए एज 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दमन कर लिया था। तो जो फ्रांस में लुइस 11 थे 1461 से 83 तक, तो वो एक तरीके से वेज अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ड्यूक्स एंड प्रिंसेस। तो ये एक समय का बहुत ही विरोधक संघर्ष था उनके लिए इस समय। लेसर नोबल ऑफन मेंबर्स ऑफ लोकल असेंबलीज रेसिस्टेड दिस रॉयल एस्पिरेशन एंड द पावर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो छोटे अभिवाजित थे या अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्य थे, वे अपनी शक्ति से ज़बरदस्त यहाँ पर विरोध कर रहे थे। और 16 सेंचुरी में हम देख सकते फ्रांस में होने वाले जितना भी धर्म युद्ध था, कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच एक संघर्ष था। तो अभिजात वर्ग में हम ये भी अस्तित्व बता सकते हैं कि जितने भी चतुरपूर्ण परिवर्तन थे नए शासन व्यवस्था में विरोधी रहने के स्थान पर, तो उन्हें जल्द ही राजभक्तों में बदलाव कर दिया था। तो इसी कारण में जितने भी हम कह सकते हैं लोगों ने लॉयल्टीज़ थी, फेड्यूलिज्म आया, क्लास ऑफ पीपल बढ़ी, फेड्यूल सिस्टम बढ़ा, तो ये डोमिनेट करता रहा पॉलिटिकल सीन को। तो ये भी एक तरीके की परमानेंट पोजीशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, जो एक हम कह सकते द किंग वॉज नो लॉन्गर एट एन एपेक्स ऑफ द पिरामिड वेयर लॉयल्टी हैज़ बीन मैटर ऑफ पर्सनल डिपेंडेंस एंड ट्रस्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि एक राजा सिर्फ एक पिरामिड या हम कह सकते हैं जो नो लॉन्गर एन पिरामिड, और ये भी आगे अपने शिखर पर नहीं था। और जहाँ राजभक्ति विश्वास और आपसी निर्भरता टिकी होती है, तो वहीं राजा टिक सकता है। और यहाँ सब कुछ कमज़ोर होता जा रहा था, चाहे वे कितने भी कमज़ोर या शक्तिशाली हों, उन हमेशा चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे लोग चेंज हो रहे थे। तो धन, गौर या व्यवस्थाएं यहाँ पर अब सही बिल्कुल नहीं थी, तो रूल ही नहीं बैठी ना चल रही थी। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि फ्रांस इंग्लैंड के बाद इतिहास में एक और परिवर्तन आ रहा था 1614 में, जब हम ये भी देख सकते हैं एक रेजन आया, चाइल्ड किंग लुइस 13 और फ्रांस, और एक 1614 एक मीटिंग होती है जहाँ फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बैठती है, जनरल स्टेट्स बैठते, 3 हाउसेस बैठते हैं, जिसमें क्लर्जी को बुलाया जाता है, नोबल्स को बुलाया जाता है, मतलब क्लर्जी पादरी परिवार, नोबल, जितने भी अभिवाजित वर्ग और अन्य लोग जो कि हम कह सकते हैं एंड द रेस्ट, इन सबको बुलाया गया, इनके पावर बांटने की बात हुई। ये है फ्रांस में 15 सेंचुरी में बहुत सुंदर कैसल है। फिर इन लोगों ने आपस में समॉन किया, एक मीटिंग अटेंड करी और इनको बताया गया कि कैसे ये आगे काम करेंगे आगे की सदी में। तो हम ये देख सकते हैं इसमें कि इंग्लैंड एक तरीके से जो नॉर्मन हम इसमें कॉन्क्विस्ट देखते हैं, तो एंग्लो सैक्सन ग्रेट काउंसिल किंग कंसल्ट इम्पोजिंग एनी टैक्स। तो अब ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ टैक्स लगाना ज़रूरी है, कहाँ नहीं लगाना ज़रूरी है और कहाँ बिल्कुल ना लगाया जाए। तो दिस डेवलप्ड इनटू वाज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया विच कॉन्स्टिट्यूएंट हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही इनका हाउस ऑफ लॉर्ड बना। तो मेंबर विद लॉर्ड एंड क्लर्जी, हाउस ऑफ कॉमन जहाँ पर कोई भी आ सकता था, टाउन्स एंड रूरल एरिया। तो किंग चार्ल्स वन रूल्ड ओवर 11 ईयर। तो उन्होंने रूल किया 1629 से 40 तक विदाउट कॉलिंग अ पार्लियामेंट, when he was forced to call it because he needed money. A section of parliament decided to go for a war against him and later executed him and established a republic. This was not last long and monarchy was restored, but on the condition of the parliament will be called regularly. Today France has a republican form of government and England has a monarchy. This is because of the different directions and the history of two countries that took together. तो हम ये भी जान सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, भाग लिया,
डिवाइड करा, नए फ्रांस के कल्चर की स्थापना हुई, पार्लियामेंट बना, राजतंत्र और शर्तें भी रखी गईं। और वर्तमान में फ्रांस के गणतंत्र सरकार है और इंग्लैंड एक राजतंत्र है। और इसके कारण हम ये भी जान सकते हैं कि इनका पार्लियामेंट ने अपने खुद के डिसीजंस यहाँ पर अपनाए हैं। तो इसी से ही आपका ये द थ्री ऑर्डर चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।